नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल के नाम बताएंगे। इसको कितने चरणों में बांटा गया है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद नगरीय योजना और विन्यास के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम कृषि के ऊपर बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग कौन से फसल उगाते थे। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, शिल्प कला संस्थाएं के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम धर्म के ऊपर बात करेंगे कि उस समय के लोग कौन से धर्म को मानते थे। और हम लास्ट में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते रहिएगा पूरा वीडियो और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के ऊपर बात करते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरीय की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल सेन ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल के बारे में। इसमें पहला है 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था, जिसका नाम हड़प्पा रखा गया था। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिले थे: मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागर और बैलगाड़ी। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में स्थित था। इसमें विशाल स्नानघर, अन्नागर, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बने हुए कपड़े मिले थे। इसके बाद 1929 में सुत्कानडोर नाम का स्थल मिला, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दस्त नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें हड़प्पा और बेबोलिन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु दिखाया गया। इसके बाद 1931 में चुन्हुदरो नाम का स्थान मिला, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसमें मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले थे। इसके बाद 1935 में आमरी नाम का स्थान खोजा गया, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें हिरण के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद 1953 में कालीबंगन को खोजा गया, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे मिला हुआ है। इसमें अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल मिला था। इसके बाद अगला है लोथल, जो कि 1953 ईस्वी में खोजा गया था, जिसे गुजरात के केम्बे की करी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। यह मानव निर्मित बंदरगाह इसमें मिला था। इसके बाद गोडीवारा चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल इसमें देखने को मिला था। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक रखा गया है। इसके बाद दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जिसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रखा गया है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जिसे 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रखा गया है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है।
हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़े के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नगरीय योजना और विन्यास के ऊपर। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कृषि के ऊपर कि उस समय पर कौन सा फसल उगाया जाता था। हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहां चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं उस समय पर अर्थव्यवस्था कैसा था। अनगिनत संख्या में मिले मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुएं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था।
दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय शिल्पकला वाले लोग कितने थे और उस समय कैसा शिल्पकला था। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतरी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुएं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरें बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जोहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं उस समय के संस्थाएं के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विधमता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। कुछ पुरातात्विकविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातात्विकविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि उस समय के लोग कौन से धर्म को मानते थे। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें एक मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवताओं के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गोंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुंवर वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक विवादित चल रहे हैं। एक सिद्धांत में यह बताया गया है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विकविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूकंप और जलवायु संबंधी हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक नर्तकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ावा हो गई हो।
इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।